गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। बेटा आज हम आपको सेल डिवीजन में सूत्री विभाजन के विषय में बताएंगे। इसमें आप जो है पूर्व में प्रोफेज और मेटाफेज के विषय में पढ़ चुके हैं। आज हम आपको जो है यहाँ पर एनाफेज और टीलोफेज की घटना सूत्री विभाजन में क्या होती है इसके विषय में बताएंगे। आप जो है मेटाफेज में यह पढ़े थे कि गुणसूत्र जो होता है सेल में इसी मध्य प्लेट पर आकर के इक्वेटोरियल प्लेट पर आकर के लग जाते हैं और ये सेंट्रोमियर जो होता है सेंट्रोमियर से यहाँ से आने लगता है क्या ये फाइबर्स निकलने लगते हैं और फाइबर्स निकल करके क्या होता है कि यही सेंट्रोमियर से आकर के जुड़ जाते हैं। आपका सेंट्रियोल से निकल करके सेंट्रोमियर को आकर के जुड़ जाते हैं। आप पाएंगे कि अब इस दशा में यह जो गुणसूत्र होते हैं जो आपस में चिपके हुए थे यह इस तरीके से विपरीत ध्रुवों सेंट्रोमियर का भी डिवीजन हो जाता है और यह अपने विपरीत ध्रुवों की तरफ जाना प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ खिंचाव चालू हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पे ये विपरीत ध्रुवों की तरफ जाना चालू कर देंगे और ऐसी दशा में यह गुणसूत्र जो होते हैं यू आकार के आप कह लीजिए या इस तरीके से उल्टा भी आकार की स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि जब ये ध्रुव अपनी तरफ इसको खींचेगा ये ध्रुव अपनी तरफ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये संरचना इस तरीके से और जब ये यहाँ आ जाएगी मान लीजिए खींच करके यहाँ आ गई तो संरचना इस तरीके से बन जाएगी। तो यहाँ जो आकार बन जाता है गुणसूत्र का यहाँ सेंट्रोमियर स्थित हो गया और इस दोनों आकार की स्थिति को ये प्राप्त करते हैं। इस तरीके से आपने देखा कि एक गुणसूत्र का हाफ पार्ट ऊपर की तरफ हाफ पार्ट नीचे की तरफ आने लगता है और खींचते हुए कहाँ चला आया नीचे की तरफ। नीचे की तरफ कहने का मतलब है इस ध्रुव की तरफ आना चालू कर देता है। यह जो क्रोमैटिड्स का विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाने का कार्य होता है कहाँ पे आपका एनाफेज में। अब दूसरी घटना जो होती है वो टीलोफेज में क्या होती है इसको सुनिए आप लोग। अब क्या हुआ कि टीलोफेज की दशा में आप पाएंगे कि गुणसूत्र जो आपका ये होता है मतलब यहाँ पे विपरीत ध्रुवों पर ये पहुंच चुके होते हैं और ये फाइबर्स जो होते हैं विपरीत ध्रुवों पर पहुंच चुके होते हैं कंप्लीट रूप से। आप कह लीजिए यहाँ पे मान लीजिए ये आ गए और इसके बाद इनके चारों तरफ केंद्रक कला का पुनर्निर्माण होने लगता है और ये केंद्रक कला का निर्माण होने लगा और केंद्रिका का डेवलपमेंट होने लगता है। ये चीजें पहले डिस्ट्रीपियर हो गई थी, अब यहाँ पे इसका डेवलपमेंट होने लगा और फिर इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ तक तो घटना हो गई भाई। अब ये दो सेल एक डाइन्यूक्लिएटेड सेल बन गया है क्योंकि इसमें दो न्यूक्लियस का अस्तित्व आ गया है। अब अगर ये एनिमल सेल है तो इसका साइटोकाइनेसिस किस तरीके से होगा, यहाँ से ऐसे धंसाव चालू हो जाएगा। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी अंदर की तरफ क्या करने लगेगी धंसने लगेगी। अब दूसरी तरफ अगर ये एनिमल सेल होगा तो यहाँ धंसाव न चालू हो करके यहाँ प्लेट का फॉर्मेशन होने लगता है। इस तरीके से प्लेट बन जाती है और एटलीस्ट 1 से 2 सेल बनती है। तो अब यह 1 से जो 2 सेल बनी इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या है वह जो आपका मदर सेल थी उसके गुणसूत्रों की संख्या की क्या होती है बराबर होती है। यह आपका क्या था सेल डिवीजन में सूत्री विभाजन को आपको बताया गया। अब अगर आप बात करेंगे कि ऐसा क्या था कि जो साइटोप्लाज्मिक विभाजन में प्लांट और एनिमल में डिफरेंट है, तो आप कहेंगे कि जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है प्लांट और एनिमल का वह इस तरीके से भिन्न है कि यह जो प्लांट होता है उसमें प्लेट का निर्माण होता है जबकि एनिमल में क्या होती है
धसाव, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के धसाव के कारण 1 से 2 सेल्स आपकी बनती हैं। आगे अब हम आपको बताइए समसूत्री विभाजन का महत्व। इसी को समसूत्री विभाजन भी कहा जाता है। तो आप फिर हेडिंग डालेंगे समसूत्री या सूत्री विभाजन का महत्व। तो आप या सिग्निफिकेंस ऑफ सूत्री विभाजन, इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोटिक डिवीजन। तो पहली बात बेटा, समसूत्री विभाजन एक से उसी के समान, हमने आपको पूर्व में भी बताया था कि आइडेंटिकल, वो मदर सेल के आइडेंटिकल सेल से बनती है, उसी के समान 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। दूसरी चीज, यह जो समसूत्री विभाजन होता है, यह बहुकोशिकीय प्राणियों में जीवन के प्रारंभ एवं कोशिका विभाजन वाले, जो युग्मनज का निर्माण हो गया, युग्मनज के निर्माण के साथ में जो विभाजन चालू हुआ, इस तरीके से यह उसमें कोशिका विभाजन करके उससे प्राणी के विकास में क्या करता है, मदद करता है। तीसरी बात, यह जो इसमें कहीं आपकी पुरानी सेल नष्ट हो गई, टूट गई, फूट गई, या कहीं आपको दुर्घटनाग्रस्त बॉडी में हो गया, उस पार्ट को भरने में यही सेल्स क्या कर, इसी प्रकार का डिवीजन क्या करता है, भाग लेता है। इसी प्रकार के डिवीजन से आप पाएंगे कि वो आपका घाव चोट भरता है, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या सदैव क्या होती है, नियत होती है। तो इसका क्या हो गया, लाभ हो गया। अब चलिए हम बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन की, जो एक दूसरा विभाजन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, अर्धसूत्री विभाजन। तो चलिए उसके विषय में भी बातचीत कर लिया जाए थोड़ा सा प्रारंभ करने के पहले। और आपको अभी फेज के विषय में बताया ही गया है कि कौन कौन फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। घटनाओं के विषय में बताया गया, घटनाएं अलग अलग तरीके से क्या क्या काम करती हैं, किन घटनाओं में क्या चीजें होती हैं, सारी बात आपको बता दी गई है। अब आप पाएंगे कि अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन यह क्या है। तो चलिए अर्धसूत्री विभाजन के विषय में बात करते हैं। इस प्रकार का विभाजन जो होता है, यह जनन कोशिकाओं में होता है। इस प्रकार के विभाजन के उपरांत आप पाएंगे कि युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक आप जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं, जिसे आप जननिकाय के नाम से भी जानते हैं, जिसे नर और मादा युग्मक। अगर पुरुष के स्टेज में, नर में, ह्यूमन की स्टेज में लें तो नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के नाम से जाना जाता है। वहीं यह जो जनन आप कह लीजिए इस शुक्र को पैदा करने वाली मदर सेल है, या एग को पैदा करने वाली जो मदर सेल है, उस मदर सेल में जो विभाजन होगा वो कैसा होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। और उस अर्धसूत्री विभाजन के दौरान स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के दौरान जो है स्पर्म और ओवा का निर्माण होता है, अर्थात इसमें आप जनन इकाइयों का निर्माण जानेंगे। दूसरी बात, इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या कहें तो आप पाएंगे कि अगर मदर सेल में 10 गुणसूत्र है तो यहाँ पे जो डॉटर सेल बनेगी उसमें 5 गुणसूत्र हो जाएगा, अर्थात मदर सेल की अपेक्षा डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। और दूसरी बात कि यहाँ पे एक सेल से 2 सेल का निर्माण होता है, एक सेल से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, एक मदर सेल से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इन बातों को आपने क्या किया है कि इस अर्धसूत्री विभाजन में आपको पढ़ा जाएगा। आप यह जान लीजिए कि यह जो अर्धसूत्री विभाजन है, यह आपके सूत्री विभाजन से जटिल है, क्योंकि इसमें आपका प्रोफेज जो होता है वो काफी लंबा हो जाता है
और प्रोफेज को आप अपने अध्ययन की सुविधा से 5 भागों में बांट लेते हैं। अब आप उस 5 भाग को यह कह सकते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पाइचिटीन और डिप्लोटीन तथा डाइकाइनेसिस। यह 5 भाग के बाद या प्रोफेज के 5 स्तर के बाद फिर मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकेंड आएगा। उसके बाद आपका मेटाफेज फर्स्ट आया, उसके बाद आपका मेटाफेज के बाद एनाफेज फर्स्ट आएगा, फिर आपका टीलोफेज फर्स्ट आएगा। फिर आप पाएंगे कि मेटाफेज सेकेंड आएगा, एनाफेज सेकेंड आएगा, उसके बाद टीलोफेज सेकेंड आएगा। इस तरीके से 2 सेल से 4 सेल का निर्माण होता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं आपको देखनी है इस विभाजन में। इस विभाजन के विषय में जो फिगर के साथ में, डायग्राम के साथ में बातें बताई जाएंगी, वो बातें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रेषित करेंगे। लेकिन आज आप इतना जानते रहिए कि अर्धसूत्री विभाजन किनमें होता है, कैसे होता है और कब होता है। अर्थात यह जनन कोशिकाओं में होता है। इससे के दौरान 1 सेल से 4 सेल बनती हैं। और अगली बात के रूप में यह है कि गुणसूत्रों की संख्या इसमें इस प्रकार के विभाजन में आधी हो जाती है। तो इन मैटर के साथ में आज तक के लिए यहाँ तक आप पढ़िए, और अगले वीडियो में फिर हम अर्धसूत्री विभाजन की घटनाओं के विषय में, प्रोफेज के जो 5 अभी फेज बताए गए आपको, जाइगोटीन, पाइचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, इन फेजों के विषय में आपको फिगर के सहित बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।